सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, जियांग हाओ और लिन यान हाओ इन दोनों के बीच में फाइट चल रही होती है। वही जो लू फैंग होता है वो खड़े खड़े बस तमाशा देख रहा होता है इनके फाइट का। ली चुयू लू फैंग को पहले काफी बार वार्न कर देता है कि वो अभी अभी एक न्यूली प्रमोटेड इटर्नल ट्रू गॉड है, तो उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैसे बीच जो जियांग हाओ है उसने इस वक्त लियान हाओ को बिजी करके रखा है, इससे अच्छा मौका उसे शायद ही कभी मिलेगा। बट जो लू फैंग होता है वो कहता है वो मना कर देता है। वो कहता है कि इस लेवल की फाइट रोज रोज थोड़ी ना देखने के लिए मिलती है। उनकी फाइट को देख के लू फैंग कहीं ना कहीं इन सब चीजों को कॉम्प्रहेंड भी कर रहा था। वही जो जियांग होता है वो तुरंत लू फैंग से कहता है कि लू फैंग अभी तक तुम यहाँ से गए क्यों नहीं? तुम्हें पता भी है कि ये जो लिन यान हाओ है कितना ज्यादा पावरफुल है, ऑलरेडी चौस लेवल की पीक तक पहुंच चुका है, मैं इसे ज्यादा टाइम तक नहीं रोक पाऊंगा। अभी जो लू फैंग होता है वो मार के जिजुआंग की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा तो अगर आप नहीं रोक पाओगे तो इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दो। जैसे जियांग इस चीज के बारे में सुनता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अचानक से जो लू फैंग होता है वो बीचों बीच आके खड़ा हो जाता है। लू फैंग के चारों तरफ आग और खून का दरिया बह रहा था। तभी अचानक से हम लोगों को देखने के लिए मिलती है एक एंडलेस रोलिंग रिवर। ये सिल्वर रिवर ये एक्चुअल में लू फैंग की नई वाली रिवर थी। इसको लू फैंग ने मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट से बनाया हुआ था, चौस लेयर वाली। जैसे ही वो फैलती है वो खून और आग के दरिया को पूरी तरीके से सप्रेस कर देती है। जितने भी प्रैक्टिशनर हुआंग सिटी के अंदर थे वो लोग अचानक से नोटिस करते हैं कि उन लोगों के जितने भी घर वगैरह था उनके ऊपर एक सिल्वर रिवर की एक प्रोटेक्शन बन चुकी थी जो कि उनके घर के ऊपर से बह रही थी। इस तरीके से लू फैंग ने एक डोमेन सा क्रिएट कर दिया था। जो लू फैंग होता है वो लिन यान हाओ की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है कि आफ्टर ऑल मैंने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स को प्रैक्टिस किया है, वो भी 15 तरीके के। एंड जब लार्ज स्केल मूव्स की बात आती है तो मेरा जो गैलेक्सी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है ये सबसे बेस्ट है। वैसे भी पिछले कुछ एरास के अंदर मैं चौस लेयर के अंदर जा जाके उन चौस लेयर क्रीचर को पकड़ रहा था। ऐसे ही करके मैंने 15 से ज्यादा क्रीचर्स को पकड़ा, जिसके बाद मैंने उन्हें ट्रांसफॉर्म करके अपने मेथड्स के अंदर चेंज किया। उसके बाद तुरंत जो लू फैंग होता है वो कहता है गेट अप। एंड जैसे ही वो गेट अप कहता है वो अपने हाथों को ऊपर के साइड मूव करता है। एंड वो जो चारों तरफ पानी बिखरा हुआ था, वो जो सिल्वर वाटर होता है वो तुरंत आसमान के अंदर हल्का हल्का उड़ने लग जाता है। उस वाटर से टोटल 18,000 स्वॉर्ड लाइट्स हम लोगों को फॉर्म होते हुए देखने के लिए मिल सकती थी। जो लिन यान हाओ होता बस उसके आसपास ही हम लोगों को एंडलेस वर्ल्ड एंड फायर का डोमेन देखने के लिए मिल सकता था। बाकी जगहों पे ऑलरेडी लू फैंग के सिल्वर रिवर ने उसे सप्रेस कर दिया था, लेकिन ठीक उसी के बाद उसे 8,000 स्वॉर्ड लाइट्स देखने के लिए मिल सकती थी, जो कि लू फैंग का नया वाला मूव था। एंड यही मूव लू फैंग ने मुरुशा के ऊपर भी यूज किया था। लू फैंग ने उस वक्त बस 300 स्वॉर्ड लाइट्स का इस्तेमाल किया था, बट इस वक्त जो लू फैंग है वो 8,000 स्वॉर्ड लाइट्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो तुरंत काफी ज्यादा तेजी से लिन यान हाओ के उस डोमेन से टकराने लग जाती है। वही जो लिन यान हाओ होता है वो लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम अपने इस अटैक से मुझे रोक सकते हो? लेकिन वही दूसरी तरफ जो मार्किस जिजुआंग, डी चुयू, मार्किस लिन यान वो सारे के सारे काफी ज्यादा शॉक थे लू फैंग के इस मूव से। लू फैंग के इस मूव से जो लिन यान हाओ का वो जो डोमेन था ब्लड एंड फायर वर्ल्ड का वो पूरी तरीके से पार्शियली डिस्ट्रॉय हो चुका था, बस उसकी एक लास्ट लेयर रह गई थी। वही जो लू फैंग होता है वो कहता है, इस वक्त तुम मेरे केज के अंदर हो एंड मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से इतने आसानी से बच पाओगे, तुम बस मेरे अटैक को सह सकते हो। जो लिन यान हाओ है वो काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो लू फैंग है उसने लिन यान हाओ को हर्ट कर दिया था, जो कि एक पीक लेवल का मास्टर है। लू फैंग की पावर्स को देखते ही जो लिन यान हाओ होता है वो समझ जाता है। वो लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये झूठ है, तुम कोई न्यू कमर नहीं हो सकते चौस रिलम के अंदर, तुम मेरे जितने पावरफुल हो, तुम कम से कम चौस रिलम के पीक के ऊपर हो। वही जो लू फैंग होता है वो आगे बढ़ता है एंड ठीक उसके पाव के नीचे से काफी ज्यादा तेजी से रिवर फ्लो होने लग जाती है एंड वो लहरों के ऊपर चलते हुए आगे बढ़ रहा था। एंड फिर वो लिन यान हाओ की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर तुम्हें किसने बता दिया कि मैं न्यू कमर हूँ या फिर न्यू मेंबर हूँ चौस रिलम के अंदर? मार्किस लिलियन, मैं इस हुआंग सिटी के अंदर सक्लूजन के अंदर रह रहा था एंड तुमने मुझे प्रोवोक करने की कोशिश की। जो लिन यान हाओ का फेस होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि सही में इतना था पावरफुल वॉरियर हुआंग सिटी के अंदर अभी तक छुपा हुआ था एंड वो सक्लूजन के अंदर रह रहा था। इस वक्त लिन यान हाओ को काफी ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था, क्योंकि उसने जिजुआंग चौस कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक किया एंड एक्चुअल में वो एक चौस रिलम के पीक वॉरियर से टकरा गया, जो कि अभी तक सक्लूजन के अंदर था। लिन यान हाओ मन ही मन सोच रहा था कि उसका लक सही में काफी ज्यादा खराब था। इवन जो लू फैंग था उसने पहले उसे 200 मिलियन कॉस्मिक सैंड मांगे थे। अभी वो सोच रहा था कि अगर लू से पहला पता होता कि जो लू फैंग है वो चौस रिलम के पीक के ऊपर है, तो जो लिन यान हाओ है वो खुशी खुशी उसे 200 मिलियन कॉस्मिक सैंड दे देता। बट अभी ऑलरेडी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। जो लू फैंग है वो लिन यान हाओ के विरुद्ध हो चुका है, यानी कि वो जियांग हाओ के साथ खड़ा है। जो जियांग हाओ था वो इस वक्त काफी ज्यादा खुश था, उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे सही में भरोसा नहीं हो रहा था कि जो लू फैंग है वो सही में चौस रिलम के पीक के ऊपर है एंड उसके मन ही मन लड्डू फूट रहे थे कि उसका डिसीजन बहुत ज्यादा सही साबित हुआ। उसने लू फैंग को 100 मिलियन कॉस्मिक सैंड के अंदर खरीद के काफी अच्छा डिसीजन किया, क्योंकि आफ्टर ऑल 100 मिलियन कॉस्मिक सैंड के अंदर उसे एक चौस रिलम का पीक कल्टीवेटर मिला था कि इवन वो अगर 700-800 मिलियन कॉस्मिक सैंड भी दे देता फिर भी मिलना मुश्किल था। वही जो लिन यान हाओ होता है वो लू फैंग से पूछता है कि तुम ऑलरेडी इतने पावरफुल वॉरियर हो, तुम मेरे और जियांग हाओ के बीच के फाइट के अंदर क्यों पड़ना चाहते हो? वही जो लू फैंग होता है वो लिन यान हाओ की तरफ देखते हुए कहता है,
वैसे तो मैं तुम दोनों के डिस्प्यूट्स के अंदर नहीं पड़ना चाहता था, बट तुम्हारे जो लोग हैं वो इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, सिटी के अंदर पूरी तरीके से तबाही मचा रहा है। एंड एक सिटी जिसके अंदर मैं सालों से सक्लूजन के अंदर रह रहा हूँ, उस सिटी के अंदर इस तरीके से कोई तबाही मचाए, मैं ये कैसे टॉलरेट कर सकता हूँ। वही लिन नाउ जैसे ये चीज सुनता है उसके सर में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। वो मनी मन कहता है जियांग यांग सैक ये एक नंबर के पागल है, ये मेरे लिए एक सर दर्द है। लेकिन इनको किसने कहा था कि ये सिटी में जाके लूटपाट मचाए। ये सारी चीजें बाद में भी की जा सकती थी, स्टिल अभी कुछ भी नहीं हो सकता था। इसलिए जो लिन ना होता वो लू वैंग की तरफ देखते हुए कहता है देखो लू है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे क्या रीजन थे, बट सिंस तुम इस फाइट के अंदर आ चुके हो तो मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है। एंड लिन हाउ ने जब ये चीज बोली थी उसकी आवाज के अंदर एक स्ट्रेंज विल अटैक था, कि आफ्टर ऑल जो लिन हाउ था उसका भी जो विल था यानी कि जो माइंड अटैक्स थे वो लगभग गॉड किंग लेवल के इनिशियल लेवल तक पहुंच चुके थे। जब लू वैंग इसके विल पावर अटैक को देखता है तो उसे हंसी आ जाती है, क्योंकि जो लू फैंग है वो बहुत पहले गॉड किंग लेवल तक पहुंच चुका था। अगर विल पावर अटैक के अंदर अगर लू फैंग से कोई कम्पीट करे तो उसके सामने सब कीड़े मकोड़ों की तरह ही है। वही लू फैंग उस अटैक की तरफ देखते हुए कहता है ये तो मेरे सामने किसी कीड़े की तरह है, कि तुम्हें सही में लगता है कि तुम विल पावर के अंदर मेरे से जीत सकते हो। उसके बाद लू फैंग लिन नाउ की तरफ देखते हुए कहता है अगर तुम्हारे पास और कोई अटैक नहीं है तो तुम यहाँ से भग जाओ, वरना तुमको मार के भगा दूंगा। वही हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो लेने ना होता है, क्योंकि उसका वो जो ब्लड एंड फायर का वर्ल्ड था वो एक्चुअल में उसकी खुद की बॉडी से बना था। तो जब तक उसे थोड़ा सा सफिशिएंट टाइम दिया जाए तो वो वापस से रिकवर होकर वापस से अपने इस ब्लड एंड फायर के डोमेन को फैला सकता है। तुरंत अगले पल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसका ये जो ब्लड एंड फायर का डोमेन होता है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाता है। एंड अचानक से उसका ये जो ब्लड एंड फायर का डोमेन था वो पहले से कम 5 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वही लू फैंग जब अपने आसपास इन ब्लड एंड फायर के डोमेन को देखता है तो वो मनी मन कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा एंटायर वर्ल्ड ये मुझे सप्रेस करना चाहता है अपने अंदर, मैं इसके अंदर पूरी तरीके से जल मर के मर जाऊंगा। इसके अंदर से सही में लू फैंग को काफी ज्यादा तगड़ी वाली फीलिंग आ रही थी। और लू फैंग का वो 8000 स्वॉर्ड लाइट वाला अटैक इसके सामने कंपेयर किया जाए तो वो बिल्कुल ही बेकार था। भले स्ट्रेंथ के मामले में वो काफी ज्यादा अच्छा है, बट लेने नाउ का ये जो मूव था इसके अंदर एक्चुअल में काफी सारी मिस्ट्रीज थी। स्टिल जो लेने नाउ जो कि वर्ल्ड ऑफ ब्लड एंड फायर के अंदर कन्वर्ट हुआ था, उसका ये जो ब्लड एंड फायर का डोमेन है वो काफी ज्यादा मुश्किल से हार्डली लू फैंग की बॉडी को कोई नुकसान पहुंचा पाता है। हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो जो वर्ल्ड एंड फायर का डोमेन होता है वो एक जगह पे इकट्ठा होता है एंड वहाँ पे काफी ज्यादा डेंस फॉग कलेक्ट हो जाता है। एंड सडनली वहाँ पे हम लोग को लिन नाव देखने के लिए मिलता है जहाँ पे उसकी एक्चुअल बॉडी फॉर्म हो जाती है। वो बंदा जैसे ही यहाँ पे आता है वो तुरंत उसके हाथों के अंदर एक ब्लेड देखने के लिए मिल सकता था एंड वो लू फैंग का जो कंधा होता है वो उस ब्लेड से काट देता है। जो लू फैंग होता है वो भी काफी ज्यादा तेज था, वो तुरंत इस चीज को डॉच करता है। उसने सही टाइम पे डॉच नहीं किया होता तो वो जो ब्लेड है वो उसका सर उड़ा चुका होता। लू फैंग इस अटैक से थोड़ा सा डर चुका था। लू फैंग क्या था कितना ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड अटैक था, सडनली मेरे सामने अपीयर हो गया। इसे डॉच करना सही में काफी ज्यादा मुश्किल था। वही जो लू फैंग था वो अभी भी हवा के अंदर खड़ा था, जिसके बाद वो अपने शोल्डर्स की तरफ देखता है। देखा जाए तो लू फैंग के शोल्डर में कुछ भी नहीं हुआ था। इवन वो जो नाइफ अटैक था उसने लू फैंग के जो कपड़े है उसको भी नहीं फाड़ा था, क्योंकि आपको पता होगा कि जो लू फैंग के ब्लैक कलर के रॉब्स है वो एक्चुअल में किस चीज से बने हुए हैं, वो चॉज लेयर से बने हुए हैं। उस बंदे की जो तलवार थी वो अभी भी लू फैंग के कंधे पे ही थी, वो लू फैंग के कंधे को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। तुरंत लू फैंग के बॉडी के अंदर से एक ब्लैक कलर का लिक्विड बाहर आता है कि पूरी उसकी बॉडी को कवर कर लेता है। तुरंत उसकी पूरी बॉडी के ऊपर एक डार्क रेड कलर का आर्मर आ जाता है। लू फैंग सामने वाले पर्सन की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है क्या तुम सही में मेरे साथ क्लोज कॉम्बैट के अंदर फाइट करना चाहते हो? जितने भी 15 नए मूव्स लू फैंग ने सीखे थे उसके अंदर से बस एक गैलेक्सी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ही था जो कि वाइड रेंज का अटैक था, बाकी उसके जितने भी 14 मूव्स थे वो सारे के सारे क्लोज कॉम्बैट के लिए ही बने थे एक तरीके से। इसके अंदर से 5 मूव्स लू फैंग ने ऐसे चूज किए थे जिसको वो नॉर्मल एक्सीडेंट्स के लिए यूज करेगा। हम लोग को देखने के लिए मिलता है लू फैंग के बॉडी के अंदर से जो ब्लैक कलर का लिक्विड निकला था वो एक्चुअल में उसके उस तलवार के अंदर जाता है, उस तलवार को रैप करता है एंड साथ ही साथ जो लेने ना होता है उसकी बॉडी को भी रैप कर देता है। पलक झपकते उसकी पूरी की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड एट द एंड बस हम लोगों को एक स्पॉट देखने के लिए मिलती है। स्पॉट को लू फैंग उठा लेता है एंड इस वेपन को देख लू फैंग काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि ये बिकॉज ये जो वेपन था ये गॉड किंग लेवल का था। इसकी जो कीमत है वो लगभग 5 बिलियन कॉस्मिक सेंट तक तो होगी, बट अब से ये जो वेपन है ये मेरा है। लू फैंग होता है वो तुरंत उस तलवार को स्टार टावर के अंदर फेंक देता है एंड वापिस से अपने ऊपर उस वर्ल्ड ऑफ फायर एंड ब्लड की तरफ देखते हुए कहता है मार्किस लिलियन क्या तुम्हारे पास और कोई अटैक है? लिलियन पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। लिलियन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसकी जो वर्ल्ड बॉडी है वो एक्चुअल में पूरी एंटायर वर्ल्ड फायर एंड ब्लड एनर्जी को कलेक्ट करती है एंड उसके बाद अटैक करती है, बट उसके बाद भी वो लू फैंग का कुछ भी नहीं उखाड़ पाया एंड लू फैंग के बॉडी के अंदर से कोई ब्लैक लिक्विड निकला जिसने उसकी पूरी बॉडी को खत्म कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी बॉडी जो इतनी ऑलरेडी पावरफुल है वो लू फैंग के इन अटैक्स को क्यों नहीं झेल पा रही।
लेने नाउ काफी अच्छी तरीके से समझ चुका था कि अगर ये लोग क्लोज कॉम्बैट के अंदर फाइट करे तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा ह्यूज गैप है। वो समझ चुका था कि जो लू फैंग के मूव्स है वो इतने ज्यादा पावरफुल कैसे है, बिकॉज उसकी जो बेस्ट स्किल है वो है उसकी फिजिकल बॉडी। उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो मेरी वर्ल्डी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल है। एक्चुअल में जो लेने नाउ था वो काफी ज्यादा पावरफुल था एंड वो अपनी बॉडी को एक्चुअल में वर्ल्ड ऑफ ब्लड एंड फायर के अंदर कन्वर्ट कर सकता था, जिसके कारण जो एनिमीज होते थे उनके लिए पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता था कि वो अपने ट्रू बॉडी के थ्रू इसको थ्रेटन कर सके। बट अगर कोई बंदा स्पेशली फिजिकल बॉडी की तरफ फोकस करते हुए पीक ऑफ जॉस के ऊपर पहुंचता है तो डेफिनेटली उसकी जो फिजिकल बॉडी होगी वो एक्सट्रीमली टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच चुकी होगी। इवन गॉड किंग लेवल के वॉरियर को भी ऐसे बंदे को मारने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। लिन नाउ को इस वक्त लू फेंग से काफी तक खतरा महसूस हो रहा था। वो मन ही मन सोचता है इस तरीके के लोगों से मुझे सख्त नफरत है। इस तरीके के लोगों को तो हमेशा हमेशा के लिए पकड़ के बंद करके रखना चाहिए। एंड वो जानता था कि अगर आफ्टर ऑल वो लू फैंग को कोई डैमेज पहुंचा भी पाता है तो लू फैंग को मारने के लिए, उसकी डिवाइन बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। भाई जो लेने ना होता है वो लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी जो डिवाइन बॉडी है वो सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट मैं देखना चाहूँगा कि जो तुम्हारी डिवाइन बॉडी है वो रियली पूरी तरीके से फ्लॉलेस है। आफ्टर ऑल लेने ना भी इतनी आसानी से हार मारने के लिए तैयार नहीं था। रिसेंटली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो ब्लड एंड फायर का डोमेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है एंड हम लोगों को एक इनविजिबल फोर्स देखने के लिए मिल सकता था क्योंकि लू फैंग के बॉडी को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअल में जो इनविजिबल फोर्स है उसके अंदर स्ट्रेंज ब्लड फ्लेम्स और काफ़ी सारी पावर्स ऑफ डिजास्टर्स थी जो कि लू फैंग के बॉडी के अंदर एंटर करना चाहते थे। लेकिन ना काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था कि जो लू फैंग है वो चाहे कितना ही ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल करता है तो वो डेफिनेटली लू फैंग की बॉडी को पेनिट्रेट कर सकता है। वही जो लू फैंग होता है वो लेनिनाव की तरफ दिखते हुए हंसते हुए कहता है क्या तू सही में मेरी डिवाइन बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। फिर उसके बाद वो मन ही मन कहता है फिर तेरे को पता नहीं कितने जन्मों तक वापिस से रिकॉग्नेट होना पड़ेगा। तुरंत हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग की बॉडी होती है वो सडनली काफी तेजी से बढ़ने लग जाती है एंड जो लू फैंग की हाइट थी वो लगभग स्काईज तक पहुंच चुकी थी, यानी कि वो पूरी तरीके से आसमान को छू रही थी। एंड ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जो ओरिजिन वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा बड़ा है एंड जब लू फैंग यहाँ पे आया था तो इवन ये जो सिटी की बाउंड्रीज थी इनसे भी ज्यादा छोटा था लू फैंग, भले उसके पास इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी थी। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट ज्यादा बड़ा है, बट उसके बाद भी जो लू फैंग की हाइट थी वो इस वक्त आसमान को छू रही थी। लू फैंग की मात्र एक फिंगर पूरी की पूरी हुआंग सिटी के बराबर में थी या फिर शायद उससे भी काफी ज्यादा बड़ी। इन्हें ना को समझ नहीं आ रहा था कि लू फैंग वो इतनी ज्यादा ह्यूज डिवाइन बॉडी इस तरीके से कैसे मेंटेन कर सकता है। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या लू फैंग ने सही में आसमान को छू लिया है, क्योंकि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के जो सप्रेशन है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है एंड एक तरीके से स्टेरी स्काई यानी कि आसमान को छूना सुप्रीम लॉज के खिलाफ है। कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन ये चीज डेफिनेटली नहीं कर सकता। इस तरीके की जो बॉडी होती है वो बस डिवाइन किंग्स के पास होती है। जो लेनिन ना होता वो एक चीज काफी इस तरीके से जानता था कि जो इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी है वो कितनी भी ज्यादा बड़ी और कितनी भी ज्यादा छोटी हो सकती है, बट बस दिक्कत ऐसी थी कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एक्चुअल में जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो डिवाइन बॉडी से पता चलती है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा सप्रेशन है एंड अगर इतने ज्यादा सप्रेशन के अंदर भी जो लू फैंग है वो अपनी इतनी बड़ी बॉडी को कैरी कर पा रहा है, सो डेफिनेटली लू फैंग के बॉडी से निकलने वाला और कितना ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इस चीज के बारे में आप खुद ही सोच सकते हो। लू फैंग की इतनी बड़ी बॉडी देख के जो लेने ना होता है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है लो है अगर तुम इस वक्त भी अगर मेरे और जिजुएंग हाउ की फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करते तो मैं भूल जाऊंगा कि आज यहाँ पे कुछ हुआ भी था, सारी चीजें ठीक हो सकती है। लू फैंग कहता है मैं इस जगह का प्रोटेक्टर हूँ, मैं इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। वही लिनिया नाउ के इस वक्त फेशियल एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो चुके थे, क्योंकि आफ्टर ऑल जो लिनिया नाउ था वो इस फाइट को ज्यादा सीरियसली नहीं लड़ सकता था, क्योंकि उसके पीछे उसका पूरा एक सेक्ट था, उसके लोग थे, उसका किंगडम था, उसके लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स थे, उसके क्लैनमैन्स थे, तो डेफिनेटली उन सभी लोगों की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। तो वही दूसरी तरफ अगर लू फैंग को देखा जाए तो लू फैंग पूरी तरीके से अकेला था। उसका बस एक ओल्ड सर्वेंट था और उसका एक डिसाइपल था। इवन गॉड किंग लेवल के वॉरियर को भी इस बंदे को मारने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। गॉड किंग लेवल के पीछे भी उसका बहुत बड़ा क्लैन, उसका सेक्ट, उसका किंगडम होता है। एक वॉरियर जो कि चौज रिलम के पीक तक पहुंच चुका हो एंड जिसे कोई भी टेंशन ना हो मरने या जीने की, ऐसे बंदे बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं एंड इवन गॉड किंग लेवल के वॉरियर भी इन लोगों को प्रवोक नहीं करते। लेने ना होता वो तुरंत आसपास के वर्ल्ड के अंदर मर्ज हो जाता है एंड इंस्टेंटली डिसअपियर हो जाता है। वही जितने भी काउंटलेस प्रैक्टिशनर थे हुआंग सिटी के अंदर वो सारे के सारे इस वक्त लू फैंग को देख रहे थे, जो कि इवन लू फैंग की पूरी बॉडी को भी नहीं देख सकते थे। वो बस इतना देख सकते थे एक डिवाइन बॉडी जो कि आसमान को छू रही थी। इस तरीके की डिवाइन बॉडी उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर पहली बार देखी थी। इवन जिजियांग हाउ ने इस तरीके की बॉडी पहली बार देखी थी एंड वो देख सकता था कि उसकी जो डिवाइन बॉडी थी उसके ऊपर वो जो ब्लैक कलर के
के रॉब्स उसने पहन के रखे थे, उसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा था वो तो एकदम मतलब ऐसा था कि जैसे कि बंदा देख के ही फट जाए। वही जो लू फैंग था वो इस वक्त लिन यनहाओ को देख सकता था, जिसकी पूरी बॉडी के अंदर से खून आ रहा था, बट इस वक्त वो भाग रहा था एंड लू फैंग उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि आफ्टर ऑल भले इन लोगों की नजरों के अंदर जो लू फैंग है वो चॉज मास्टर लेवल के पीक के ऊपर है, बट असलियत तो यही थी कि लू फैंग अभी अभी कुछ टाइम पहले ही चॉज मास्टर लेवल के ऊपर पहुंचा था। लू फैंग अपने आप से कहता है कि भले ही वो क्लोज कॉम्बैट के अंदर अभी काफी ज्यादा पावरफुल है, बट अगर किसी एनिमी को ट्रैप करने की बात आई तो वो अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है। मार्कस लिलियन उसके आंखों के सामने से जा रहा था, लू फैंग उसे बस देखता रह गया, वो उसे नहीं रोक सकता था। भाई फाइनली ये बैटल खत्म हो चुका था। आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर सभी लोगों को ऐसा लगता था कि जो लू फैंग है वो जॉज लिलियन के पीक के ऊपर अपनी फिजिकल बॉडी के थ्रू पहुंचा है, यानी कि उसने बस अपनी फिजिकल बॉडी को कॉम्प्रेहेंड किया है। यही रीजन है कि जो लू फैंग की फिजिकल बॉडी वो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो लू फैंग की फिजिकल बॉडी है वो ऑलरेडी परफेक्ट डिवाइन बॉडी के लिमिट तक ग्रो कर चुकी है, एंड यही सबसे बड़ा रीजन था कि जो लू फैंग था वो चॉज रिलम के टॉप लेवल के वॉरियर्स को भी टक्कर दे पा रहा था। ये चीज बस लू फैंग को बता दी। बाकी इन उल्लू के पट्टों को ऐसा लगता था कि लू फैंग बस अपनी बॉडी प्रैक्टिशनिंग वगैरह करता है, जिसके कारण उसकी बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल है। ऑन दी अदर हैंड जो लू फैंग था उसके पास फॉर्मलेस और इनविंसिबल एबिलिटीज भी थी, जिसके कारण वो अपनी बॉडी को किसी भी शेप साइज के अंदर कॉम्प्रेहेंड कर सकता था। डेफिनेटली उसे काफी ज्यादा मदद मिलती थी। उसके बाद जो लू फैंग होता है वो अपने नॉर्मल साइज के अंदर आ जाता है एंड वो डायरेक्टली सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर लैंड करता है। सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर उसे एक एक्साइटिंग फेस देखने के लिए मिलता है, जो और कोई नहीं जिजियांग हाउ का था, जो आते ही लू फैंग को ग्रीट करता है। वो लू फैंग को कांग्रेचुलेट करता है एंड फिर कहता है कि मैंने सही में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे जिजियांग चाओ स्टेट के अंदर ब्रदर लू है जैसे पावरफुल पर्सन सक्लूजन के अंदर रह रहा है। ये सही में मेरे जिजियांग चाओ स्टेट के लिए एक ब्लेसिंग है। मुझे माफ करना लॉर्ड लुए, मैं आपको इटर्नल ट्रू गॉड समझ रहा था काफी टाइम से, जिसकी वजह से मैंने आपको काफी ज्यादा नेग्लेक्ट किया है, मैंने आपको इग्नोर किया है। लू फैंग ये सारी चीजें सुनता है तो वो कहता है कि आप काफी ज्यादा पोलाइट हो, क्योंकि आफ्टर ऑल लू फैंग जानता था कि जो जिजियांग हाउ है उसके साथ जो लू फैंग के रिलेशनशिप्स थे वो इतने ज्यादा बुरे नहीं थे। आफ्टर ऑल जिजियांग हाउ ने हमेशा उसे सपोर्ट ही किया था। एंड इवन थॉट जब उसे पता नहीं था कि जो लू फैंग है वो चॉज मास्टर लेवल की पीक के ऊपर है, तब वो लिलियन हाउ के साथ लड़ रहा था एंड उसने लू फैंग को वहां से जाने के लिए काफी बार बोला था। वो चाहता तो लू फैंग को भी इन सारे मसलों के अंदर फंसा सकता था, बट उस इंसिडेंट के कारण जो लू फैंग था उसके अंदर जिजियांग हाउ के लिए एक अलग जगह बनी थी। जिजियांग हाउ का लू फैंग के ऊपर काफी तगड़ा इंप्रेशन बना था। वही जो जिजियांग हाउ था वो लू फैंग से कहता है ब्रदर लू है, मैंने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है, चलो आओ आके खाते और पीते हैं। भाई उनके सामने एक टेबल था जिसके ऊपर काफी सारी रॉयल फूड्स हम लोग को देखने के लिए मिल सकती थी एंड काफी सारी रॉयल ड्रिंक्स भी थी। लू फैंग के साथ इस वक्त हम लोग मोयो किंगयांग और मोरुशा भी देखने के लिए मिल सकते थे, जो उससे थोड़ी सी दूरी के ऊपर बैठे हुए थे। जो मोयो किंगयांग था वो इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसके जो मास्टर है वो सही में इतना पावरफुल हो सकते हैं। इस वक्त उसके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ रहे थे, उसे भरोसा नहीं हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो सपना देख रहा हो। जो मूलूसा होता है यानी कि मोरुशा, वो मोयो किंगयांग की तरफ देखते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। मोयो किंगयांग मोरुशा की तरफ देखते हुए कहता है लॉर्ड लूसा, आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर सभी लोगों को ऐसा लगता था कि आप मास्टर के प्रोटेक्टर हो। भाई जो मोरुशा होता है वो हंसते हुए कहता है कि आफ्टर ऑल वो मेरे मास्टर है, मैं उनका प्रोटेक्टर कैसे हो सकता हूँ, मैं बस एक सर्वेंट हूँ। आफ्टर ऑल जो मोरुशा था वो एक सोल स्लेव था एंड इस वक्त उसने एक सच कहा था, वो लू फैंग का बस एक सर्वेंट था। लू फैंग था वो एक कल्टीवेटर था ओरिजिन कॉन्टिनेंट का। डेफिनेटली पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर वो मेजर फोर्सेस के साथ फाइट कर सकता था, बट वही जो मूलूसा था यानी कि मोरुशा वो एक सेक्टर 20 था। उसे हमेशा अंधेरे के अंदर छुप के रहना पड़ता था, चाहे वो कितने ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, बिकॉज अगर उसने किसी दिन उंगली करने की कोशिश की एंड किसी को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो फिर वो चाहे कितने ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, उसे सारे के सारे जितने भी कल्टीवेटर्स है वो मिलके मार देंगे। ये गाइस वैसी बात हो जाती है जैसे एक इंसान और एक शेर होता है। नॉर्मली देखा जाए तो जो शेर है वो किसी भी इंसान से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, बट स्टिल अगर आप जू के अंदर जाओगे तो आपको पिंजरे के अंदर शेर ही मिलेगा, ना कि इंसान, क्योंकि इंसान काफी ज्यादा चालाक होते हैं एंड साथ ही साथ वो पूरी दुनिया के अंदर खुल्लम खुल्ला घूम सकते हैं। अगर एक शेर तबाही मचाने की कोशिश भी करता है तो काफी सारे इंसान मिलके उसे मार देंगे। एंड यही सेम एग्जांपल मोरुशा के केस में होता है, क्योंकि मोरुशा अकेला था, उसके साथ और सेक्टर 20 नहीं थे। मोरुशा मोयो किंगयांग से कहता है लड़के तुम काफी ज्यादा लकी हो, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहिए, तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, तुम लकी हो कि तुम्हें इतने ज्यादा पावरफुल मास्टर मिले हैं। जो मोयो किंगयांग होता है वो भी हाँ के अंदर मुंडी हिलाते हुए देखता है। आफ्टर ऑल वो भी काफी ज्यादा ग्रेटफुल था इस चीज के लिए, क्योंकि वो लू फैंग जैसा चॉज मास्टर जो कि पीक लेवल का चॉज मास्टर एंड वो लू फैंग का एक लौता डिसाइपल था। मोरुशा मनी मन मोयो किंगयांग की तरफ देखते हुए कहता है लड़के तू सही में काफी ज्यादा लकी है, तुझे नहीं पता कि तेरा जो मास्टर है वो कोई ऑर्डिनरी पीक लेवल का चॉज रिलम का एग्जिस्टेंस नहीं है। जिस दिन तुम्हें उसकी ट्रू पावर्स पता चलेगी उस दिन तुम पूरी तरीके से शॉक हो जाओगे, बिकॉज मोरुशा इकलौता वो क्रिएचर था जो लू फैंग के ट्रू पोटेंशियल के बारे में जानता था, वो उसकी ट्रू पावर्स के बारे
बारे में जानता था। लू फेंग इस वक्त इतना ज्यादा पावरफुल है कि इवन गॉड किंग लेवल के वॉरियर की भी वो सुट्टी मुट्टी गुल कर सकता है। मतलब डेफिनेटली उसको मार सकता है, नहीं मार सकता वो काफी ज्यादा मुश्किल है, बट उसकी जो विल पावर है, जब वो इटर्नल ट्रू गॉड था वो उसकी विल पावर तभी गॉड किंग लेवल तक पहुंच चुकी थी। एंड जब वो चॉज रिलम के ऊपर पहुंचा है तो डेफिनेटली उसका कॉम्प्रहेंशन काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। तो आराम से किसी भी इनिशियल स्टेज के गॉड किंग लेवल के वॉरियर को तो मार ही सकता है अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ। बाकी उसके अलावा राइटर अगर उसको थोड़ा सा और पावरफुल बना दे तो वो इंटरमीडिएट लेवल की गॉड किंग लेवल को भी मार सकता है। एंड देखा जाए तो जो लू फेंग है वो अभी अभी चॉज रिलम के अंदर एंटर किया है, वो एक इनिशियल लेवल का चॉज रिलम का मास्टर है, ना कि पीक लेवल का। हम लोग को देखने के लिए मिलता है जनरल यूवू, मो ली जाओ, लॉर्ड हुआंग, ये सारे के सारे जो इटर्नल ट्रू गॉड्स है, ये सारे के सारे काफी ज्यादा शौक थे, ये सारे के सारे इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनको आज तक पता नहीं चला कि जो लॉर्ड लू है एक्चुअल में उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है। हम लोग को मंगुआ टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉर्ड मंगुआ यानी कि वो लड़की वो सोच रही होती है कि वो एग्जिस्टेंस वो एक्चुअल में इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर उसके आंखों में आंसू कैसे आ सकते थे अरोया के म्यूजिक सुनने के लिए, क्योंकि अरोया बस एक वॉइड ट्रू गॉड लेवल की वॉरियर थी। तो उसके बाद भी जो लू फेंग था वो अरोया के म्यूजिक को सुन के लिटरली रो देता था। मंगुआ टावर के ओनर का म्यूजिक सुनने के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। क्या वो सब एक नाटक था, या फिर ये जो एग्जिस्टेंस है, या फिर जो लू फेंग है ये इसके नेचर के अंदर है। यहीं पे हम लोग को डूरांग की भी देखने के लिए मिल सकती थी, क्योंकि दूर से यही सारा तमाशा देख रही थी। वो मनी मन सोचती है एक चॉज रिलम का एग्जिस्टेंस जो कि इवन मार्किस लिलुयान से भी ज्यादा पावरफुल है। काफी सारे प्रैक्टिशनर्स के लिए ये फर्स्ट टाइम था उनकी जिंदगी के अंदर कि उन्होंने इतनी ज्यादा बड़ी मैजेस्टिक ह्यूज बॉडी देखी थी, ऐसी पावरफुल बॉडी जिससे मार्किस जिजुआंग की भी हालत टाइट हो चुकी थी। ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर्स तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनके ऊपर कितना फोर्स आ रहा होगा। हम लोग को यांग फेंग गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एम्परर चूजू था वो कहता है कि ब्रदर लू है वो एक्चुअल में पीक लेवल के ऊपर थे चौध रिलम के। मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदा है ये अपनी डिवाइन बॉडी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, जिसके कारण उसकी जो डिवाइन बॉडी वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर उसकी डिवाइन बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल है तो जरूर वो बाकी एक्सपेक्ट के अंदर काफी ज्यादा वीक होगा। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर देखा जाए तो काफी सारे डजन्स ऑफ एक्सपर्ट्स है जो कि चौध रिलम के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन शायद ही कुछ ही ऐसे बंदे देखने के लिए मिलेंगे चौध रिलम के जिनकी बॉडी सही में इतनी ज्यादा बड़ी है जो हेवन और अर्थ को टच करती हो। बट फिर वो मनी मन सोचता है अगर लू फेंग के अंदर कोई कमी भी होगी भी तो एक बार जैसी वो उसके एशियन यांग फेंग गिल्ड को ज्वाइन कर लेता है उसके वास्ट रिसोर्सेज और नॉलेज के थ्रू सारी की सारी कमियां पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आफ्टर ऑल जो चौध रिलम के वॉरियर्स होते हैं उनके पास इन्फिनाइट डिवाइन बॉडीज होती है। भले ही जो लू फेंग है उसका जो साइज है वो आसमान तक पहुंच चुका हो, लेकिन हेवन और अर्थ तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है। एंड इस वक्त ऑलरेडी लू फेंग के बॉडी का साइज इतना ज्यादा बड़ा है जितना ज्यादा बड़ा इवन गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स का भी नहीं होता। अगर कोई पीक लेवल का चौध रिलम का एक्सपर्ट जो कि ऑलरेडी गॉड किंग लेवल के थ्रेशोल्ड को टच कर चुका है तो उसे एक चौध रिलम ट्रांजेंट इनकार्नेशन माना जाता है कि ऑलरेडी उसके अंदर गॉड किंग लेवल के एसेंस आ चुके होते हैं। लेकिन इस तरीके के जो वॉरियर्स होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर देखने के लिए मिलते हैं। पूरे के पूरे एशियन कंट्रीज के अंदर ऐसे काफी ज्यादा कम वॉरियर्स है जो सही में इतने ज्यादा पावरफुल हो पाए कि वो चौध रिलम के ऊपर होके भी गॉड किंग लेवल के पीक तक पहुंच सके। जो लूहे गॉड था वो लुनिन हाउ को काफी आसानी से सप्रेस कर दिया, इसका मतलब डेफिनेटली वो लिनिन हाउ से काफी ज्यादा पावरफुल है। बट जो लिनिन हाउ है लू फेंग ने उसे आसानी से जाने दिया एंड उसको अपने लाइफ सेविंग सीक्रेट्स ट्रेजर्स का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब ये जो एडवांटेज है ये भी लिमिटेड है। चलो कोई ना, एक बार ये मेरे लीनियज के अंदर आ जाए, वहाँ की बेटर ट्रेनिंग और रिसोर्सेज के द्वारा मुझे डेफिनेटली पता है कि इसे और अच्छी सक्सेस मिलेगी। सो गाइस यही पे ये चैप्टर खत्म होता है। माफ करना कि आजीवन में 30 मिनट का भी चैप्टर नहीं दे पाया। एंड सही बताऊँ तो मैं वीडियो बनाने भी नहीं वाला था, बट मुझे थोड़ा सा पैसों का इशू आ गया इसलिए मुझे मजबूरी के अंदर इस वीडियो को बनाना पड़ा। सो जिन भी लोगों ने प्रीमियम लिया था थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आगे का जब एपिसोड आएंगे तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।